हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग व्हेन एवर यू वाचिंग मी। सबसे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की बातें शुरू की थी और उसी को हम आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप और हम सब ने मिलकर पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, यानी दो चीजें डिस्कस की थी अपन ने। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की थी। हम सिलेबस पे नहीं आए थे, सिलेबस पे तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जानने के बाद हम सिलेबस पे आएंगे, क्योंकि एक जरूरी होता है कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, उसको पढ़ते क्यों हैं, उसके बाद अपने पास सिलेबस पे आते हैं ताकि आपको नॉलेज हो थोड़ा सा, क्योंकि आज के जमाने में नॉलेज इज पावर एवरीवेयर। नंबर तो डियर स्टूडेंट्स किसी के पास भी हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज जो है ना वो आपके पास कॉन्सेप्ट सीखने से आती है। तो आइए हम पिछली क्लास में जो चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, या अपन ने व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये डिस्कस अपन कर चुके थे। और इसमें आप लोगों ने सीखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जो जिसके अंदर अपन किसी भी अननोन एलिमेंट्स, अननोन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सभी डिटरमाइन करते हैं। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, आप और हम सब ने कहा था कि क्वेश्चन नंबर दूसरा बनता है कि साहब व्हाई वी स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाई वी स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी दूसरा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के मैंने कहा था कि दो एक्सपेक्ट आते हैं, यानी दो आंसर्स स्टूडेंट से निकल कर आते हैं। पहला आंसर कि सर हमें सिपरी में है, नेट में आता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, दैट मींस लो बॉर्ड आंसर। दूसरा आंसर होता है कि एक क्यूरियोसिटी वाला आंसर कि सर ऐसी साइंस पढ़ने से समय ऐसी कौन सी समस्या आई थी जिस समस्या के सॉल्यूशन के लिए हम साइंस का स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं जी। कहने का मतलब साइंटिफिक रीजन। और आप और हम सबको साइंटिफिक रीजन के पीछे भागना है, अपने पास नंबरों के पीछे नहीं भागना जी। और इतना तो आपको भी पता है कि अपन सब के सब कंपटीशन फाइट करेंगे। कंपटीशन फाइट करने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि नंबर तो रट के भी लाए जा सकते हैं, लेकिन नॉलेज रट के नहीं आ सकती, यू नो वेरी वेल। क्योंकि एक संस्कृत का डायलॉग होता है, रटंत विद्या फलंत नहीं। इसलिए रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है, एक्चुअली में चीजें होती क्या है, कैसे इसको पढ़ा जाएगा, क्यों पढ़ते हैं, ये सारी बातें सीखनी है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं और इसी क्लास में चर्चा करेंगे। दैट इज तीसरा क्वेश्चन अपने पास। मैंने आपको समझाया था, याद करो, कि सफलता की 3 सीढ़ियां होती हैं साइंस के अंदर। अगर 3 सीढ़ियां आपकी पार हो जाती हैं तो आपका साइंस में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट, को डाउट नहीं रह जाता है जी। देखिए, पहला सीढ़ी अपने पास होती है कि ये जान लो कि व्हाट अपने पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। दूसरा आप जान लीजिए कि व्हाई वी स्टडी, हम क्यों पढ़ते हैं उसको। तीसरी बात आप जान लीजिए कि अपने हाउ वी स्टडी, क्या जान लीजिए, हाउ वी स्टडी, हाउ वी स्टडी। तो 3 अपने पास क्वेश्चंस हैं, व्हाट, व्हाई और हाउ। तो पिछली क्लास में अपन ने व्हाट क्लियर किया था, उसी क्लास में अपन ने व्हाई क्लियर किया था। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जी हाउ वी स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि हम एक अननोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ी जाती है, तो आपने कहा था कि साहब एक एग्जांपल याद रखो, बम ब्लास्ट। कि जब भी कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाए तो बम ब्लास्ट होते समय, आज के समय होते ही कौन आती है, पुलिस आती है, उसके बाद रिसर्च लैब की एक टीम आती है जी, जो जहां पे बम ब्लास्ट होता है उस जगह का वो टीम अपने पास मिट्टी का सैंपल लेके जाती है और उस सैंपल में से लेबोरेटरी में जाकर रिसर्च करती कि कौन से मेटल की वजह से, कौन से एलिमेंट की वजह से ये बम्बार्डमेंट हुआ है। और वो कैसे करते हैं कि उस मिट्टी के सैंपल पर एक रेडिएशंस डाली जाती है। एक रेडिएशंस डालेंगे तो वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने से वो कलर शो करेगा। तो इस तरह से अपन लोग उस एलिमेंट का पता लगाते हैं जी। कहने का मतलब, आपसे कोई पूछे कि हाउ वी स्टडी द स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको इसका आंसर देना है जब तक कि आप किसी अननोन मैटर के साथ में, माना कि अननोन मैटर, अननोन सब्सटेंस अपने पास है,
इसके पास में किसी रेडिएशन का इंटरेक्शन नहीं करवाओगे। किसका? रेडिएशन का इंटरेक्शन नहीं करवाओगे, मतलब इस पे कोई रेडिएशंस नहीं डालोगे, तब तक आपके पास इसके अंदर इस अननोन मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का आप पता नहीं लगा सकते जी। इसका मतलब आप और हम सब के लिए क्या जरूरी है कि इंटरेक्शंस होना चाहिए रेडिएशन और मैटर के बीच में। और ये रेडिएशन कौन सी है? आपने नाम सुना होगा प्रीवियस क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप और हम सब इसका आंसर क्या देंगे जी? बाय द हेल्प ऑफ by the help of interaction between EMR and matter। क्या बोला मैंने? कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को बाय द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर के द्वारा अपन पढ़ते हैं जी। अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी प्रॉपर वे से नहीं कर सकते भाई। तो अब इस चीज में एक क्वेश्चन आ गया जी। दो चीज अपने पास क्लियर, इस जो छोटी सी लाइन मैंने लिखी है इसमें दो चीजें हैं कि साहब एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा मैटर तो अपन अच्छे से जानते हैं जी, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग देयर मास दैट इज मैटर। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? जब तक कि आप इसको नहीं समझ लोगे तब तक आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन जीरो लेवल से बातें शुरू करते हैं, समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। तो आइए जी शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी बात अपन करेंगे जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसकी चर्चा अपन करेंगे, जिसको शॉर्टकट में बड़े प्यार से अपन लोग EMR के नाम से जानते हैं जी। तो आइए जी शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बिल्कुल आसानी से सिंपल भाषा में, सिंपल वे में समझना आप लोगों को। कैसे? देखिए, इसको समझाने के लिए लोगों को बड़ी मिथ होती है कि एक्चुअली में दो तीन बातें रटवा देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। बात तो सही है, लेकिन अपने को जीरो लेवल से समझना है कि एक्चुअली में इसको अपन यूज क्यों करते हैं, क्या होती है जी। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। अपने पास सन जो होता है ना, हमारा सन, ये लीजिए सन। इस सन पर बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से सन अपने पास रेडियस यानी एनर्जी एमिट करता है जी। लाइट अपने पास चारों तरफ एमिट करता है इस तरह से। और ये अपनी अर्थ है जी। जब ये एनर्जी अपने पास, ये जो लाइट अपने पास है, अपने अर्थ तक पहुंचती है, तो किस फॉर्म में पहुंचती है? तो ये सारी की सारी अपनी अर्थ पर जो लाइट पहुंचती है वो एक रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचती है डियर स्टूडेंट्स। किस फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचती है। और ये रेडिएशन क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। क्या है? एनर्जी की फॉर्म अपने पास। तो आप और हम सब एक छोटी सी बात से समझे कि सनलाइट के ऊपर, सन के ऊपर जो रिएक्शंस होती हैं उनसे एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी अपने पास अर्थ तक पहुंचती है और किस फॉर्म में पहुंचती है? रेडिएशन की फॉर्म में। और रेडिएशन का अपने पास एक एनर्जी की फॉर्म होती है जी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, छोटी सी लाइन में बात करें तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इसका ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। कैसे? जरा समझिए। कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। कैसे होता है वो समझने की कोशिश कीजिए भाई। देखिए, आपने छोटी क्लासों में इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी देखी होगी जी। इसकी संरचना जो है आपने कुछ ऐसी देखी होगी। ये आपके पास इस तरह से आप लोगों ने इसको फील किया होगा जी। आपने इसको देखा होगा कि एक्चुअली में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसका रोल क्या है। तो कुछ ऐसी शक्ल इसकी दिखती है, इस तरह से दिखती है जी। और इसी के साथ में आपके पास में देखिए, ये देखिए, एक यहां से इस तरह से देखिए भाई, समझने की कोशिश करना। ये लीजिए और आपके पास में ये लीजिए, इस तरह से ये लीजिए भाई, इस तरह से आपके पास में फॉर्मेशन होती है भाई।
देखिए ये आपकी एक अलग रेडिएशन है इस तरह से, और ये आपके पास दूसरी वाली बात करें वो अलग रेडिएशन है। देखो जी, ये आपके पास एक अलग है, ठीक है, इस तरह से आपके पास देखने को मिलेगा जी। इधर देखिए, मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो चीजों का कॉम्बिनेशन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स यहां से कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देखिए माना कि आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और अपने पास ये नीचे वाली जो आपको दिख रही है इसको मैंने मान लिया जी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिख नहीं रहा तो जरा सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन देते देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे ये ऊपर जाती है अपने पास ये ऐसे मूव करती है, जैसे अपने पास परपेंडिकुलर का मतलब इस तरह से, इस तरह से, तो ये अगर ऐसे जा रही है तो अपने पास ये ऐसे घूमेगी। दैट मींस पहली बात तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन आपके पास में है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। अब यहां पे देखिए ये अपने पास क्या है, इसका प्रोपेगेशन, इधर की साइड ये प्रोपेगेट कर रही है, मतलब मूव कर रही है इधर की साइड में, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है जी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन क्या देंगे अपन लोग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विच इज perpendicular to each other and direction to the propagation, किसके direction to the propagation is known as electromagnetic radiation। एक बार फिर से कीजिए, पॉज करके आप लोग इसको समझ सकते हैं अच्छे से, और इस डेफिनेशन को लिखिए जी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विच इज perpendicular to each other and direction of propagation, and direction of propagation या फिर बोलें तो and direction of perpendicular to the propagation is known as electromagnetic radiation, is known as electromagnetic radiation। और ये आप लोग अपनी कॉपी में ये इस डायग्राम को बना दीजिए, ये आपकी अपने पास फिगर किसका है, ये फिगर आपके पास में EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उतार दीजिए भाई, पॉज करके इसको उतार लेंगे अपन लोग। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास में बनता है कि साहब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ ली, अब इसका यूज बताओ आप। तो मैंने कहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी में भर भर के यूज होते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कितनी होती हैं, तो आपके सामने चर्चा की जाए, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारी होती हैं जी। जैसे आपके सामने आपने बीएससी में पढ़ा होगा कि एनएमआर, अपने पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अपने पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं जी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितनी भी मैंने नाम लिया है उन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के यूजेज हैं भाई। अब यूजेज कौन कौन से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन्स होते हैं कुछ, और रीजन कितने होते हैं, 7 रीजन्स। अब अपन उन 7 रीजन्स की चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 7 रीजन्स कौन कौन से होते हैं। तो आइए जी चर्चा करते हैं रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए भाई, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करेंगे। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर जितने भी डाउट्स उनके ऊपर अपन लोग वीडियो बना देंगे जी। दूसरी बात, आपकी जो एमएससी प्री का जितना भी सिलेबस है, आपको किसी भी सिलेबस में से कोई सा भी टॉपिक, आपको किसी भी चैप्टर में से या फिर किसी भी पेपर में से
कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट्स में बता देंगे कि सर ये चैप्टर हमें पढ़ा दीजिए, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैं आसानी से उसको पढ़ा दूंगा जी। सही है, तो आप और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो आपकी जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें अपन लोग आराम से जितने भी एग्जाम्स उनको क्रैक करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ना है, कोई भी पेपर ड्यू नहीं रखना है। पेपर ड्यू रह जाता तो वो एमएससी की योजना जो 2 साल की होती है 3 साल 4 साल की योजना बन जाती है। अब ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ो, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल कहते ना कि एमएससी बहुत हार्ड है, नहीं, पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है डियर स्टूडेंट्स। नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो भाई छोटी छोटी चीजें भी हार्ड हैं, लेकिन तरीके से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो नथिंग इज हार्ड इन द यूनिवर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आइए जी, रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रीजन्स ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ रीजन्स होते हैं भाई। आइए जी, इनकी चर्चा करते हैं। तो मैंने क्या बोला, कितने रीजन होते हैं टोटल? 7। अब 7 रीजन कौन से? मैं आपको एक ट्रिक से बात कर रहा हूं, जैसे मैंने याद कर रखा R M I V U X Y, ये आपके पास 7 रीजन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका मतलब क्या है ये समझिए। R फॉर लॉन्ग रेडियो वेव, इसका मतलब क्या है जी? लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। M फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड रीजन। अपने पास V फॉर विजिबल, U फॉर अल्ट्रावायलेट, X फॉर एक्सरेज, ये फॉर अपने पास गामा रेज, यानी Y फॉर गामा रेज। ये आपके पास 7 रीजन्स है डियर स्टूडेंट्स। इन 7 रीजन्स को आपको याद रखना है। सारे के सारे रीजन्स हर अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। अब क्या बोला मैंने? RMIVUXY मतलब लॉन्ग रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरेज, गामा रेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के 7 रीजन्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं जी। इसके अलावा अब एक क्वेश्चन बनता है कि साहब इधर से इधर जाते हैं तो किस में फर्क पड़ता है, यानी कौन बढ़ता है कौन नहीं बढ़ता जी? इधर देखिए, इधर से इधर जाएंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का मान बताओ बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। ठीक है, और अपने पास इधर से इधर जाते तो वेवलेंथ का मान, वेवलेंथ का मान डिक्रीज करता है। और आप अच्छे से जानते हो कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो अपने पास इधर वेवलेंथ अपने पास घट रही है तो एनर्जी आपके पास क्या होगी जी? एनर्जी आपके पास क्या होगी? बढ़ेगी जी, क्योंकि यू नो वेरी वेल अपने पास लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, पहले भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, तो ये चीज आपके पास में थी जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन कौन कौन से हैं? 7 रीजन्स आपके सामने डिस्कस कर रखे हैं। इनमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जी। ठीक है, चलो होप सो समझ में आ गया होगा। ये 7 रीजन्स हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि अलग अलग रीजन का अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है जी। अब उनको देख लेते हैं कि क्योंकि अपने को जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ही रहे हैं तो एक्चुअली में पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट है किस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए, क्योंकि बिना स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते समय बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के काम नहीं चल सकता, और काम नहीं चल सकता तो इसका एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशंस हैं तो आपको वही समझना है जी। तो आइए अब अपन शुरू करते हैं कि कहां कहां कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये रीजन्स काम आते हैं। चलिए सबसे पहले आपके पास बात करता हूं लॉन्ग रेडियो वेव। इसका उपयोग होता है, आपने सुना होगा एनएमआर और अपने पास एनक्यूआर। देखिए
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोलर रेजोनेंस, ये अपने पास ये है जी। ठीक है, दूसरा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव रीजन का किस में काम आता है? रोटेशनल रोटेशनल में, और अपने पास ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने पास इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, उसी तरह से आपके सामने इंफ्रारेड रीजन, इसका यूज होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और अपने पास IR के अंदर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो IR अपने पास होती है जी। उसके बाद विजिबल का यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, विजिबल का रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो आपने अभी तक नाम ही नहीं सुनेंगे, आप सुनेंगे प्री के अंदर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्लस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, ये अपने पास है जी। अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा अपने पास एडजस्ट कीजिए। विजिबल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज आता है जी। ठीक है, इनको आप उतार लीजिए पॉज करके, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट कौन सा रीजन आता है? नेक्स्ट रीजन कौन सा आता है अपने पास, बताइए जी। अल्ट्रावायलेट रीजन किस में काम आता है? कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में? तो अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है जी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपकी पहली यूनिट होगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा? एक्सरेज किस में काम आता है? XRD के अंदर। XRD की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, XRD उसके अंदर काम आता है। उसके अलावा अपने पास गामा रेज, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है जी, जो आपके सिलेबस में चैप्टर दे रखा है मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपके पास में है जी। तो ये 7 रीजन्स आपके पास में हैं, जिनकी अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। और जनरली एक्चुअली में लोग क्या पढ़ा देते हैं अपने पास कि सीधे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रोल होता है जी। लेकिन कहां किस में रोल? 7 रीजन होंगे, तो 7 रीजन में सारे के सारे रीजन एक साथ एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम नहीं आते हैं। वो अपने पास अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग रीजन्स काम आते हैं जी। देखो इलेक्ट्रॉनिक में बाकी कोई सा रीजन काम नहीं आ सकता, जब तक कि अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट नहीं पड़ेगी तब तक वहां से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पड़ी जाएगी जी। यानी इलेक्ट्रॉनों का अपने पास ट्रांजिशंस नहीं होगा मॉलिक्यूल के अंदर। XRD में यही काम आएगा, गामा रेज मास बोर में गामा ही काम आएगा, इसका गामा ही। आप विजिबल डालो, आपके पास और कोई सा रीजन डालो, तो आपके पास बिल्कुल भी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं होगी, मतलब वो मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा जी। तो इस प्रकार से ये आपके पास क्या थे? 7 रीजन्स थे, किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास आज की पूरी क्लास की बातें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी चर्चा की, और इसके 7 रीजन्स कितने होते हैं जी। तो आज की क्लास में पढ़ने छोटे से टॉपिक पर डिस्कस किया था, और अगली क्लास में अब मैं चर्चा करूंगा कि एक्चुअली में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर पे इंटरेक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर पे डाली जाती है, तो उस मैटर में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या चेंज आते हैं और वो चेंज कैसे आएंगे जी। यहीं से आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेबस की बात शुरू हो जाएगी जी। मतलब कि अपन एक मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी चर्चा अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे जी। आज की क्लास आई थिंक आपको समझ में आई होगी। क्लास में बने रहना, और जितने भी आपके नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इन वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भला हो सके। मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी रटवामा नहीं, एक सिंगल वर्ड यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा कि आप मैं कह दूं भाई रट लो रे, ऐसा ही होता है, नहीं। आपको विद कॉन्सेप्ट एक एक चीजें समझा के आगे बढ़ेंगी और हर चीज के पीछे फील लेंगे जी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच।